नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने पहली बार पश्चिम बंगाल पहुंचे। उत्तर दिनाजपुर के गोलपोखर में आयोजित रैली में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, अगर बंगाल में बीजेपी आएगी तो पूरे बंगाल में आग लग जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी। पश्चिम बंगाल चुनाव में लेफ्ट आईएसएफ के साथ गठबंधन में उतरी कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बंगाल में 4 चरणों की वोटिंग होने के बाद बाकी बचे हुए 4 चरणों के लिए प्रचार जारी है। राहुल गांधी की शुरुआती सभा के लिए सिलीगुड़ी जिले के माटीगारा नक्सलबाड़ी और उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलपोखर को चुना गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर 4 चरणों के बाद राहुल गांधी बंगाल में प्रचार क्यों कर रहे हैं। केरल में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के खिलाफ थी और बंगाल में लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या यही कारण है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने केरल विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने तक का इंतजार किया। अब राहुल गांधी ने मिशन बंगाल का आगाज किया है। यही समझने वाली बात है कि राहुल गांधी के आश्रय कांग्रेस मालदा और मुर्शिदाबाद जिले पर फोकस करना चाह रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मालदा और मुर्शिदाबाद जिले में 7वें और 8वें चरणों में वोटिंग होनी है। इन दोनों ही जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। इन्हें कई सीटों पर गेम चेंजर तक माना जाता है। इन इलाकों में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बड़ा प्रभाव माना जाता है। साल 2016 की बात करें तो 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां से 44 सीटें हासिल हुई थी। यही कारण है कि कांग्रेस मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर जैसे जिलों में पिछले प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे हम सबसे बड़ी चर्चा। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, किन शब्दों के साथ बीजेपी को निशाने पर लिया। बंगाली भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं, आपके सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस दिन बीजेपी की विचारधारा बंगाल के अंदर आ गई, उस दिन के बाद बंगाल में आग लगेगी और उसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये इतना नफरत फैलाएंगे कि ये जो आपका प्यारा प्रदेश है ये जलेगा। महात्मा गांधी की हत्या उनकी विचारधारा ने की है और हम कभी भी उनके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। ऐसे में बंगाल चुनाव में 4 चरणों के संपन्न होने के बाद राहुल गांधी के इस अवतार के देखने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि 4 चरणों के बाद मैदान में क्यों उतरे राहुल गांधी। क्या राहुल भरोसे है मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर की सीटें? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि आगे के चुनावों में मुस्लिम फैक्टर का कितना असर, किस हद तक ये असरदार रहेगा। राहुल गांधी पहले प्रचार करने पहुंचते तो क्या नुकसान होता। क्या इसी आशंका के तहत राहुल गांधी को शुरुआती 4 चरणों में नहीं उतारा गया और आधे चुनाव के बाद अब राहुल गांधी का ये प्रचार किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको फायदा देगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ेगा और पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। टीएमसी प्रवक्ता मंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत प्रभिषेक जी आप ही के साथ। राहुल गांधी 4 चरणों के बाद अब जो उतरे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जवाब है आपके पास। राहुल गांधी 4 चरणों के खत्म होने का क्या इंतजार कर रहे थे? क्या इस वजह से कि जहां दूसरे राज्यों में वो लेफ्ट के विपक्ष में थे, यहां बंगाल की धरती पर ये लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जनता अगर सवाल पूछते तो क्या जवाब देते? क्या इस वजह से 4 चरणों के खत्म होने का इंतजार किया गया, अन्य राज्यों में चुनाव के खत्म होने का इंतजार किया गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी थोड़ा व्यस्त है, उनका कार्यक्रम का भी व्यस्त था। शायद हमारे देश के प्रचार मंत्री जो हैं हमारे माननीय मोदी जी,
उनके पास काफी वक्त था बंगाल में समय देने का और सारा दिन बंगाल में ही घूमने का, 10-10 रैलियां करते रहते हैं, 20 रैलियां करते हैं। और रही बात लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की, तो हमारे साथ हमारा गठबंधन राजनीतिक गठबंधन है, वैचारिक गठबंधन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। इस बारे में सबको मालूम है, सभी पार्टियों को मालूम है, सभी वोटरों को, जनता को मालूम है। तो उसमें कुछ सोचने की, उसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, राहुल जी थोड़ा लेट आए हैं, बट देर से आए, बस सही सलामत आए, और वो अब हमें मजा आएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन वजह ही तो जानना चाह रहे हैं हम कि वजह क्या रही, क्या आप लोगों की रणनीति थी, क्या सोचकर 4 चरणों के खत्म होने के बाद वो यहाँ आए? व्यस्तता। मोदी जी तो लगातार सिर्फ बंगाल पे ही अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। शाह जी भी लगातार अपनी नजरें यहीं गड़ाए बैठे हुए थे। उन्हें पता नहीं बंगाल में क्या मलाई मिल रही है, क्या है उनके बंगाल में उनकी इच्छा करने की, मुझे नहीं समझ में आ रहा। देश को तो पहले ही बर्बाद कर चुके हैं, अब शायद बंगाल का नंबर आ रहा है। लगातार बर्बादी पे बर्बादी किए जा रहे हैं देश की, और अब बंगाल में काफी करेंगे, यही शायद लगता है। राहुल गांधी के अंदर इतनी क्षमता है कि बस आखिरी कुछ 4 चरणों में आके वो काफी बदलाव ला सकते हैं और बहुत कुछ बदल सकते हैं। देखते जाइए आगे क्या होता है। अच्छा, खेमचंद्र जी क्या कहेंगे? यहाँ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बंगाल में आप लोग आ गए ना तो आग लग जाएगी, लिख कर ले लीजिए, गारंटी भी दे रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, इनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब 4 चरणों के जब चुनाव हो गए उसके बाद भी सरकार बना लेंगे, उनके पास ऐसी एक जाति है। हम सभी जानते हैं राहुल गांधी क्यों बंगाल में नहीं आए, क्योंकि वो लेफ्ट के खिलाफ केरल में चुनाव लड़ रहे थे, और केरल में चुनाव लड़ते हुए अगर वो बंगाल में आते तो केरल में वो मुंह नहीं दिखा पाते। अब ये कहते हैं कि हमारा राजनीतिक गठबंधन, अरे भाई कौन कह रहा है कि आपका पारिवारिक गठबंधन है लेफ्ट से? आपका राजनीतिक गठबंधन है, केरल में आप उनके खिलाफ लड़ रहे हो, लेकिन आप बंगाल में उनके साथ लड़ रहे हो। इसीलिए तो जनता आपसे पूछ रही थी, और आप मुंह दिखाने लायक नहीं थे तो आप आए नहीं। आप हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी पे अवध टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के नाते वो बंगाल में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और बंगाल इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना चाहता है। बंगाल की जो जनता है भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनना चाहती है, और इसीलिए आप देखोगे कि लगातार रैलियों में या लगातार हमें वहां पे भारी जन समर्थन मिल रहा है। और हमारी जो सोच है, जो हमारा रोड मैप है, जो हमने विचार बंगाल की जनता को दिया है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। बंगाल की जनता ने देखा कि 25 साल पहले लेफ्ट ने वहां पे लूट मचाई, और 10 साल से टीएमसी में दीदी ने लूट मचाई है, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया बंगाल को, बल्कि पीछे धकेल दिया। हम पुनः बंगाल को, जो उसका ग्लोरी था, जो उसका इतिहास था, जो जिसमें बंगाल पूरे देश में समृद्धशाली आप कह सकते हैं शहर हुआ करता था या स्टेट हुआ करता था, हम वैसा ही उसको बनाएंगे। और हमारी जो दूसरी स्टेट है, जैसे गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उसकी तर्ज पे हम उसे तेजी से आगे बढ़ाएंगे, तेजी से डेवलप करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ ये मिथ आखिरकार क्यों जुड़ा हुआ नजर आता है कि जहां जहां आप लोग जाते हैं वहां वहां बवाल मच जाता है, वहां वहां आगजनी की घटनाएं निकलकर सामने आती है, और बंगाल में भी पिछले 4 चरणों के दौरान यही सब कुछ देखने को मिल रहा है, और यही आरोप आप पर बार बार टीएमसी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। और अब कांग्रेस भी सामने आ गई है, कांग्रेस खुद अखाड़े में कूद गई है। देखिए, आपने देखा होगा कि 200 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे जाते हैं, और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, निरर्थक है। आप देखेंगे टीएमसी का और लेफ्ट का वहाँ पे इतिहास रहा है कि वहाँ पे जो ओपोनेंट होते हैं, जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं, उनको वो मार देते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको डराते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इससे डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया कि बंगाल में बदलाव लाना है और बंगाल को डेवलप करना है। बंगाल में जिस तरीके की शक्तियां लगभग पिछले 35 साल से काम कर रही हैं, उन्होंने बंगाल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से हिंसा में विश्वास नहीं रखती। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपीजमेंट की राजनीति नहीं करते। हम सभी जानते हैं कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट, ये सब अपीजमेंट की राजनीति करते आए। कांग्रेस तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। तीनों राज्यों में वो ऐसी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन है जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम फंडामेंटल का काम करती है। चाहे वो केरल में आप मुस्लिम लीग को देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बंगाल में भी एक पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करती है, उनके साथ गठबंधन किया हुआ है। ऐसे उन्होंने आसाम में यूडीएफ के साथ गठबंधन किया हुआ था। तो ये लोग तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। इनकी जो राजनीति है सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट पे चलती है, एक परिवार पे चलती है, एक परिवार के नाम पे चलती है, उसके अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए ये लगातार हारते जा रहे हैं, लगातार इनका ह्रास होता जा रहा है। और अब वो देश की जनता इनको सीरियसली नहीं लेती। देश की जनता ने अब ठान लिया है कि हमें
भारतीय जनता पार्टी ही अच्छी पार्टी है और पीएम मोदी के नेतृत्व में वो अच्छा कार्य कर तो रहे हैं और आपके उन्हीं को दावे हम हैं, देश मजबूत की कर रहे जनता हैं। के मन में, बंगाल की जनता के मन में क्या है क्या नहीं है, ये तो नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ मंजीत सिंह भी टीएमसी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मंजीत जी, आपके पास आते हुए, राहुल गांधी 4 चरणों के बाद अब मैदान में उतरे हैं, क्या लग रहा है आपको, रेस में है कांग्रेस या नहीं? क्योंकि सीधी टक्कर यहाँ पर टीएमसी बीजेपी के बीच शुरुआती तौर पर चलती आ रही है। अब राहुल गांधी के अखाड़े में उतरने के बाद आपके लिए कितनी चुनौती, या आप रेस में मान ही नहीं रहे कांग्रेस को, राहुल गांधी को? देखिए, आपने जो बताया है कि राहुल गांधी जी चार चरण की इलेक्शन पार हो जाने के बाद मैदान में आ रहे हैं, तो इन्हीं के कांग्रेस के नवजोत सिद्धू जी हैं, जो हमारे पंजाब में एक एमपी रहे हैं इनके, वो कहते हैं कि पप्पू पास हो गया। तो अब राहुल गांधी का 5वें चरण में जाकर के नींद से जागना, हाँ। ये लग रहा है कि राहुल अभी पप्पू के पप्पू ही रह गए, उन्होंने अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं और वो आकर के बयानबाजी कर रहे हैं कि बताइए कितनों को नौकरी मिली। हाँ, तो राहुल जी मुझसे पूछिए और कांग्रेस वाले मेरे मित्र मुझसे पूछिए, 68 लाख लोगों को नौकरी दी गई है पिछले 5 वर्ष में। गूगल कर लीजिए अगर किसी को कोई शक हो। 68 लाख लोगों को नई जॉब्स मिली हैं वेस्ट बंगाल में। और ऐसे बेतुके से बयान देकर के राहुल जी अपनी किरकिरी करवाते हैं और लोगों को ये कहने का मौका देते हैं कि वो अभी भी पप्पू है। तो ये तो रही राहुल जी की बात। अब मैं बात करूं मोदी जी की, तो भारतीय जनता पार्टी वाले मित्र मेरे इतने परेशान हो रहे हैं बेचारे कि अब उनको ये तो यकीन नहीं कि वेस्ट पश्चिमी बंगाल के लोग उनको वोट करेंगे, इसलिए वो वोटिंग वाली मशीनों को ही घर ले जा रहे हैं, क्योंकि ईवीएम मशीनों को घर ले जाकर के अपने हिस्से की वोट टटोल रहे हैं और उसमें वोट जोड़ने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। और उनके मित्र चुनाव आयोग उनकी सहायता कर रहे हैं, चुनाव आयोग उनकी सहायता कर रहे हैं इस मामले में। तो अब देखिए, इस ऐसे हालात में क्या कहा जा सकता है कि अपना वजूद तलाश रहे हैं मोदी जी कि कहीं मेरी वो सुनामी वाली जो मोदी सुनामी थी, जो हमको लगा था कि एक नया मॉडल आएगा, लेकिन वो जो गुजरात मॉडल जो दिखाया इन्होंने, वो मॉडल अब वेस्ट बंगाल में फिर से लेकर के आ गए कि ये बम की राजनीति करते हैं, बम की राजनीति। देखिए 2019 का इलेक्शन 43 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद करवा के जीते हैं। भी तो मंजीत सिंह जी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, असल मुद्दों को उठाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के खेल में उलझकर रह जाते हैं। क्या ये भी जनता नहीं देख रही है? जरा सी बातों पर अगर आप लोग मान लीजिए धरने पर बैठ गए, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने लगे, अरे उसकी बजाय अगर आप असल मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे तो क्या नहीं लगता आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा अगर आपने वास्तविकता में धरातल पर काम किया होगा तो? बिल्कुल शिल्पा जी, बिल्कुल जा रहे हैं। अगर हमने वास्तविक तौर पे काम किया है, तो अगर एक आप बात समझिए, पिछले 10 साल से अगर वहां वास्तविकता में लोगों के काम नहीं हो रहे थे तो लोग जिंदा कैसे हैं? लोग तो अब तक भूख से मर चुके होते बेचारे। लोग वहां के लोग जाकर के महिलाओं से पूछिए, जाकर के लोगों से पूछिए, लोग कह रहे हैं कि दीदी को वोट करना है। दीदी को वोट करने का मकसद क्या है कि लोगों में दीदी के प्रति जो असहिष्णुता की वो बात होती है, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए 85% तक पोलिंग हो रहा है, क्योंकि 60-65% से ऊपर वोट नहीं होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो अपना ईवीएम में सेटिंग कर रखा है, वो लोगों को समझ आ चुका है कि इनकी इतनी वोटें ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई हैं। खेमचंद शर्मा से लेंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक सिंह आपके पास आते हैं और बढ़ाते हैं। बार यही सवाल खड़ा हो रहा है राहुल गांधी के इस तरह से प्रकट होने के बाद कि अब क्या राहुल गांधी नींद से जागे हैं? और इसलिए बार आपसे ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह है क्या? वजह नहीं है। देखिए, वो उनका पहले से कार्यक्रम पहले से ही व्यस्त था। तो इससे तो सर ये भी शो होता है ना कि राहुल गांधी की प्रेफरेंस लिस्ट में बंगाल सबसे आखिरी में था। बंगाल पर इतना फोकस किया ही नहीं जा रहा। और अब जब बचा कुछ समय बचा है,
हर जगह चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो चलिए जी अब चलते हैं बंगाल की धरती पर, अब चलते हैं बंगाल के लोगों के मुद्दों के ऊपर अपनी गंभीरता को दिखाने के लिए। तो ऐसे में विपक्षी दलों के अलावा क्या जनता भी आपसे सवाल नहीं करेगी? राहुल गांधी की चिंता मीडिया को नहीं करनी चाहिए। आप चिंता मत करिए इस बारे में, ठीक है। वो हमारा जो भी हमारे हाईकमांड ने जो ऑर्डर, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था, जैसे भी प्लानिंग की थी उनके लिए, वो उस हिसाब से आ रहे हैं। वो देखिए, एक कांग्रेस का एक कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से सारी चीजें होती हैं, पूरी पार्टी के नियमों के हिसाब से ही काम होते हैं। कोई लेकिन अपनी इसी मर्जी से कल्चर कोई का प्लानिंग नहीं कर खामियाजा रहा। आप लोग इतने सालों से भुगतते आ रहे हैं, तो फिर इस पर आत्ममंथन क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये कल्चर फिर कभी नहीं बदलेगा? आप इन नतीजों से खुश हैं? देखिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जनता, देश की जनता ने अब इस भाजपा और तृणमूल सरकार की असलियत को पहचान लिया, देख लिया है। जो मोदी जी और उनकी टीम जो मिल के पूरे देश को लूट रहे हैं, ये और कितने दिन चलेगा? ये कितने दिन कल चल सकता है ये चीज? देखिए आगे आगे क्या होता है, अभी तो टाइम है। अभी तो देखिए सॉरी, ये जनता है, अभी इसमें क्या कह सकते हैं। ठीक है, उनको राहुल गांधी जी अभी आए हैं, ठीक है, अभी वो आगे अपना काम करेंगे जो उनको काम को जिम्मेदारियां दी गई हैं। अच्छा, तो फिर ये बताया कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर पर आप लोगों की खास नजर क्यों? क्योंकि जिस तरह से 2016 में आपको यहाँ पर सफलता हासिल हुई थी, उसी कोशिश में कि चलिए बाकी जगहों को तो छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, कम से कम जहां पर हमें पिछली दफा जीत हासिल हुई थी वहां तो इस बार एक बार फिर से लोगों को अपने पक्ष में किया जा सके। इसी कोशिश के साथ अब मैदान में मुस्लिम वोटर्स को फोकस करने के लिए इस बार मैदान में बेशक 4 चरण खत्म हो चुके हो, कोई बात नहीं, बाकी के 4 चुनावों पर फोकस किया जाए। नहीं, हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अब देखिए, अब जितना जो बचा है कम से कम उस पर तो ध्यान देंगे ही। जब तक वो बाहर थे, बिजी थे, उनका शेड्यूल वैसे ही सेट किया हुआ था कि उनके ज्यादातर उनको बाहर रहना था, तो वो बाहर थे। ठीक है, अभी जो 4 चरण बाकी है तो ऐसा कुछ नहीं, आधी सीटों पे ही वोटिंग हुई है, ज्यादा पूरी बाकी, अभी भी आधी सीट बाकी है। और मालदा मुर्शिदाबाद की बात रही तो हाँ ठीक है, वहाँ पे तो कांग्रेस का हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड था, अभी भी है, ये बात सच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहीं रहेंगे, हो सकता है वो उधर बंगाल सिटी की तरफ भी आए, अर्बन एरियाज में भी आए, शहरों में भी आए। शहर की जनता पहले से ही बहुत जागरूक रहती है, उनको मालूम है कि वोट करना है किसी नहीं। मोदी जी के झूठ और भाजपा के झूठों से जनता पहले से ही अब चौकन्ना हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, तो मालूम है कि अब उन लोगों को कैसे जवाब देना है। देखिए अभी क्या होता है, और जल्द नतीजे आएंगे तो आपको सभी को चौंकाने वाले नतीजे सामने आने वाले हैं। चलिए ठीक है, मंजीत जी आप बताएं कि यहाँ इन तीनों स्थानों पर मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर में आप लोगों की क्या स्थिति है? राहुल गांधी तो यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की हर संभव कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं और अगले 4 चरणों में करते आएंगे भी। आप लोगों की क्या सिचुएशन है? देखिए, ममता दीदी का पकड़ पूरे बंगाल में है। ममता दीदी किसी एक विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं कर रही हैं, वो एक विधानसभा क्षेत्र की सीएम नहीं है, वो पूरे बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो पूरा बंगाल उनकी पकड़ में है, उनकी जद में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर भी कोई बाहर के किसी सूबे के लोग आएंगे, कोई जोगी आएंगे, कोई ढोंगी आएंगे और वो यहाँ पर आकर के अपना लोगों को भरमा देंगे। अब देखिए, जो लोग जिन लोगों के राज्य में छोटी 5-5 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, अगर उन चेहरों को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी तो यहाँ पे क्या मैसेज देगी कि हमें लेकर के आओ, यहाँ पे भी हम 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप करवाएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, आते हुए मुंह लेकर पता नहीं कैसा आ जाते हैं। इन लोगों को तो शर्म से पानी में डूब मरना चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि उसके राज्य में आज कल फिर एक 5 साल की बच्ची के साथ जबर जनाह हुआ और उसको मार दिया गया। और फिर वो मुझे लग रहा है कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का ही कोई एमएलए या एमपी निकलेगा उसके पीछे। तो ये लोग ऐसी घटिया नीति वाले लोग हैं, ये लोग आकर के बंगाल के लोगों को ठग नहीं सकते हैं, बंगाल के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इनका वो जो बात थी, वो जो मोदी वाली बात थी, वो निकल चुकी है, वो हवा हो चुके हैं मोदी। अब मोदी तो अब जो कहते हैं ना, हर रोज कहते हैं मोदी के झोला उठा के चल दूंगा। मोदी को तैयारी कर लेनी चाहिए कि बंगाल से झोला उठा के वो निकलने वहां पे। मोदी की सुनामी तो बहुत दूर की बात है, अब हवा भी नहीं बची है। आप लोग किस ख्वाब में जी रहे हैं, क्या सपना देख रहे हैं? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं
सबसे पहले तो मैं टीएमसी के नेता से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपनी जवान पे लगाम दें। आपकी जो देश विरोधी सोच है वो सभी के सामने, और इसीलिए आज आपका बुरा हाल हो रहा है। आपने बंगाल में तो कुछ किया नहीं, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में आपने जोर जोर से हिस्सा लिया। आज भी आप क्या कह रहे हैं कि मोदी जी सीआरपीएफ के जवानों को मार के या मरवा के वो जीते। कैसी आपकी सोच है? उस दिन भी आप पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे थे, आज भी पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हो। पूरी दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान के एमपी ने अपनी संसद में खड़े होकर बोला है कि मोदी जी के डर की वजह से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से थर-थर कांप रहा था। लेकिन आपका अभी जो सोच है वहीं की वहीं अटकी हुई है, और आपकी जो गंदी सोच है, देश विरोधी सोच है, उससे आप आगे निकल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बंगाल की जनता आपसे दुखी है, पीड़ित है। दूसरा, आप शर्म की बात करते हो, पानी में डूब मरने की बात करते हो। किसको शर्म करनी चाहिए, किसको पानी में डूब मरना चाहिए? दीदी पूरे बंगाल की बुआ हुआ करती थी, आज एक व्यक्ति की बुआ बन के रह गई है। आज सिर्फ और सिर्फ उसकी पार्टी में चलती है। पार्टी जो टीएमसी कहती थी कि हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टी है और ये जनता की पार्टी है, सबकी पार्टी है, आज वो किसकी पार्टी रह गई? आज एक भतीजे की पार्टी रह गई है। और आपके जो सलाहकार हैं, आपके जो चुनाव प्रचार को लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो खुद कह रहे हैं कि बंगाल में पीएम मोदी जी की सुनामी है, हर व्यक्ति पीएम मोदी जी को पसंद करता है, और पीएम मोदी जी को सब लोग पसंद कर रहे हैं। आप शांत रहिए, आपके पीछे में बोला नहीं हूं, सुन लीजिए पहले। तो प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सुनामी है और मोदी जी बंगाल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोग उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। और हर जगह जिस तरीके से अपीचमेंट की पॉलिटिक्स टीएमसी ने करी, जिस तरीके से उन्होंने मेजोरिटी को दबाने का, कुचलने का काम किया, जिस तरीके से वहाँ पे जो एससी समाज है उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी वजह से बंगाल में आज उनके खिलाफ जोरदार रोष है, उसी की वजह से बंगाल में टीएमसी हारने जा रही है। टीएमसी के प्रवक्ताओं के लिए, नेताओं के लिए फजीहत का विषय बनता जा रहा है कि पीके कुछ कह रहे हैं और इन लोगों को कुछ और कहना पड़ रहा है, कुछ और दावा करना पड़ रहा है। लौटूंगी आपके पास मंजीत जी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन जी भी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। आनंद जी, राहुल गांधी के 4 चरणों के बाद मैदान में उतरने पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अब नींद से जागे हैं? आप इसे क्या मान रहे हैं? क्या ये सोची समझी स्ट्रेटेजी थी कांग्रेस की? क्योंकि केरल में वो लेफ्ट के अगेंस्ट चुनावी अखाड़े में थे, बंगाल में लेफ्ट के साथ चुनावी अखाड़े में है। क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया? जी, मैं आपकी बात का जवाब, आपने प्रश्न और उत्तर दोनों दे दिया। ये फैक्ट है कि इट इज अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि केरल में आप एलडीएफ के अगेंस्ट लड़ रहे थे, और अगर उस समय राहुल गांधी यहाँ आके प्रचार करते तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होता। और बीजेपी को एक तरह से वो एक हैंडल मिल जाता। जी, बीजेपी को वो एक हैंडल मिल जाता अटैक करने का कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड्स का। वो कहती है कि देखिए वहां वो कर रहे हैं यहाँ तो इसलिए पहली चीज तो ये है कि वो बिल्कुल स्ट्रैटेजी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है। और उसके बाद मैं एक और चीज आपको इसलिए बता दूं कि वो चीज जानना समझना जरूरी है हमारे किसी भी वोटर को। 2019 में कांग्रेस और सीपीएम मतलब लेफ्ट को मिलके 12% वोट मिले थे, 5.67, 6.33। 2016 असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को 12.25, लेफ्ट को 19.75, दोनों को मिलके करीब 32% वोट मिले थे। जो 2019 में बीजेपी का सीट बढ़ी है, वो 2 सीट से 18 सीट पे पहुंची। उस सफर में उसका जो वोट परसेंटेज था असेंबली इलेक्शन में 10.16 से 40.7 हुआ। ये जो 30% वोट उसके एक्स्ट्रा आए हैं, उसमें से 20-22% वोट सीधे लेफ्ट और कांग्रेस के खाते से उसके पास आए थे। ठीक है। तो ये इस समय कांग्रेस के राहुल गांधी की एंट्री से मेरे हिसाब से ज्यादा नुकसान बीजेपी का होने वाला है, क्योंकि टीएमसी का वोट परसेंटेज मोर और लेस इंटैक्ट रहा था। उसको 2016 में 44.9% मिले थे। 2019 में जब उसकी सीटें घटी थी, 34 से 22 हुई थी, तो 43.3% थे। तो टीएमसी तो अपने वोट को सहेज के रखी थी। कांग्रेस और लेफ्ट का वोट भाग गया था। अब अगर इस बार कांग्रेस और इसी पहलू को हम आपसे और ज्यादा विस्तार के साथ जानेंगे, इस पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार अब ये जो सीधी फाइट थी बीजेपी के बीच, टीएमसी के बीच, ये जो राहुल गांधी उतरे हैं, अब कांग्रेस भी अब लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ी सी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। आखिरकार इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? फिलहाल आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े रहे।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। लगातार चर्चा हो रही है बंगाल में आधा चुनाव बीत जाने के बाद अब जब राहुल गांधी उतरे हैं चुनावी अखाड़े में, क्या कांग्रेस की नैया वो पार लगवा पाएंगे? इसके अलावा आधे चुनाव के बाद राहुल गांधी का प्रचार प्रसार जिस तरह से देखने को मिल रहा है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान पहुंचेगा? हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जुड़ा हुआ है। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आनंद जी आपके पास आते हुए, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, वो बात पूरी कीजिए। इसके अलावा एक और मेरा आपसे सवाल ये है कि लेफ्ट कांग्रेस बंगाल की धरती पर साथ साथ है। अब जरा ये भी बताइएगा, लेफ्ट कांग्रेस के सहारे या कांग्रेस लेफ्ट के सहारे? बहुत स्पष्ट यह है कि इस समय लेफ्ट को कांग्रेस के सहारे की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर सीट की दृष्टि से भी आप देखें तो इस समय कांग्रेस, जब इलेक्शन 2016 का हुआ था तो कांग्रेस वहां की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी 44 की सीट के साथ। वो बात अलग है कि अब वो तोड़ फोड़ करके और उसको रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन ओरिजिनली जो थी वो कांग्रेस वाज दी मेन ऑपोजिशन पार्टी। इनकी लेफ्ट की 26 सीटें थी। तो अभी तो ऐसा लगता है कि लेफ्ट को ज्यादा जरूरत है कांग्रेस की, और उनका एक थोड़ा सा लोगों को वो अभी टेस्टेड है कि आईएसएफ को ज्वाइन किया है, महाजोत को, या जो महागठबंधन या जो भी उसको ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं, ये तीनों लोग मिलके, उसमें आईएसएफ की ज्वाइनिंग से वो वोट के टर्म्स में कैसे बिहेव करेगा, ये थोड़ी एक मुश्किल चीज है। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो 4 फेज का इलेक्शन है ये ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य जिलों में है, मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर में, और वहां पे मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर होने जा रहे हैं। अब वो फैक्टर टीएमसी और इस महाजोत के बीच में कैसे मूव करेगा, वहां पे मेरे हिसाब से बीजेपी का कोई इस समय लेना देना नहीं है। और मैं फिर ये मान रहा हूं कि कांग्रेस ने स्ट्रैटेजिकली, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि उनका कोई वैचारिक ये गठबंधन नहीं है, उनका प्योरली स्ट्रैटेजिक राजनीतिक गठबंधन है। और उनके लिए टीएमसी बीजेपी को सामने सामने कर देना शायद कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सीटें थी और वहां पे वो चॉइस बिटवीन टीएमसी और बीजेपी करना चाह रहे थे। यहाँ पे बीजेपी का बहुत कुछ है नहीं, और इसलिए जो बार बार इन लोग प्रशांत किशोर की एक क्लब हाउस मीटिंग की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रशांत किशोर आज भी अगर वो गॉस्पेल ट्रुथ कहते हैं, अगर उनके मुंह से निकली हुई बात ईश्वर का द्वारा बताई हुई सत्य है, तो वो अभी भी ये कायम है कि 100 सीट क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे में आनंद जी आपको क्या लग रहा है, बीजेपी टीएमसी के बीच टफ फाइट्स की बात कही जा रही थी, ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर किस हद तक चुनौती यहां पर दे पाएंगे, किस हद तक इस कंपटीशन को और ज्यादा टफ बना पाएंगे? मेरे ख्याल में ये बीजेपी का नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो वोट की दृष्टि से जो वोट शिफ्ट हुआ था, वो वोट कांग्रेस और लेफ्ट का ज्यादा शिफ्ट हुआ था बीजेपी में। टीएमसी ने अपने वोट को मोर और लेस कंसोलिडेट करके रखा था। तो मेरा जो अपना आकलन है उसके हिसाब से ये सीधे सीधे जो भी वोट कांग्रेस और लेफ्ट का कायम रहता है या बढ़ता है या घटता है, उस वो बीजेपी के ही वोट शेयर को बिल्ड करेगा, क्योंकि वहां पे एक चीज स्पष्ट है कि 40% वोट पाके भी जो बीजेपी है वो सरकार नहीं बना सकती। अगर थ्योरेटिकली मान लिया जाए कि 40% है, क्योंकि वहां सरकार बनाने के लिए आपको 45-46% कम से कम वोट चाहिए, और वो 45-46% वोट इस समय नहीं लग रहा है कि बीजेपी के कहीं से भी आते हुए दिखते हैं। ठीक है, बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। प्रभिषेक जी आपसे सीधे तौर पर जानना चाहूंगी, ऐसे में तो आप लोगों का और ज्यादा फोकस होना चाहिए था और शायद आप लोग करना भी चाह रहे होंगे, लेकिन मजबूरी थी कि आप 4 चरणों से पहले आ नहीं पाए और अब स्ट्रेटेजी के तहत आप लोगों ने एंटर किया है। क्या लग रहा है किस हद तक आपको इसका नुकसान पहुंचेगा? देखिए, जब से ये डिबेट स्टार्ट हुई है, सिर्फ एक ही बात चल रही है, राहुल गांधी। समझ में आ रहा है कि पूरी मीडिया और पूरी विरोधी पार्टियां सभी डरे हुए हैं राहुल गांधी से। सबकी हालत खराब है कि एक अकेला इंसान आके पता नहीं क्या क्या कर डालेगा। इतना डर क्यों है? मुझे अच्छा लगता है कांग्रेस के लोगों को और सभी राहुल गांधी के समर्थकों और चाहने वालों को अच्छा लगता है डर, विरोधियों के चेहरे पर या मीडिया के चैनल के मीडिया के लोगों। मीडिया को डर नहीं है सर, मीडिया का तो काम है सवाल पूछना। हम राहुल गांधी से भी पूछेंगे, हम बीजेपी से भी पूछेंगे, हम टीएमसी से भी पूछेंगे। इंटरेस्ट की बात है, मीडिया को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है राहुल गांधी में, अच्छी बात है मीडिया को इंटरेस्ट रहता है। चलिए, उनको ये तो समझ में आया कि कम से कम एक पढ़े लिखे इंसान की इतनी महत्वता है, जो कि एक जो फेकू आते हैं आखिर सब जगह 10-10, 20-20 रैलियों में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंक के जाते हैं
सर मुद्दे पर आइए DP करके जाते हैं। हाँ। उनसे तो कम से कम उनकी ज्यादा ही हैसियत है और उनको कम से ज्यादा लोगों की ज्यादा फैन फॉलोइंग है, लोग उनको मानते हैं। आज ये अच्छा लग रहा है कि चलिए मीडिया में, लेकिन क्या अब यहाँ बंगाल की जनता को ये नहीं लगेगा कि अब जाकर आप लोगों को उनकी याद आई है? अब जाकर आप लोगों को वहां पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि ममता दीदी आपने किया तो क्या किया? ममता दीदी आपने सड़कें बनवाई है, कॉलेज खुलवाए हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में, मैंने पिछले की डिबेट में आपको ये कहा था कि अधीर रंजन चौधरी जी को आगे रखकर ही चुनाव लड़ रही है। हाँ। क्योंकि वो हमारे प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश के प्रेसिडेंट भी हैं, सभापति भी हैं, और वो एक तेज प्रकार नेता, उनकी एक क्षमता है, उनकी एक काबिलियत है, जिस काबिलियत से कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को या किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को कोई भी शक नहीं था, कभी भी नहीं था और अभी भी नहीं है। वो इतने काबिल हैं, उतने सक्षम है कि वो अकेले काफी कुछ मैनेज कर सकते हैं, काफी कुछ अकेले ही संभाल सकते हैं। तो राहुल गांधी को उन्होंने समय दिया कि आप ठीक है, आप अपना पूरी तरीके से प्रचार, आपको जहाँ जहाँ आपके कार्यक्रम लगे हैं, आपका जो प्रोग्राम लगा हुआ है, आप उनको पूरी तरीके से निपटा लीजिए, उसके बाद आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसी राजनीति करती है जहाँ पे लोगों के हित की बात होती है, ना कि सिर्फ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर देना, भीड़ इकट्ठा कर देना। इस कोविड एक महामारी के दौर पे जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर साहब शाह जी, जरा आप देखिए जरा किस तरह से बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है नियमों की। यहाँ कोविड नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। इन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा समझ बूझ के ठीक है। राहुल गांधी की रैली में क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? राहुल गांधी की रैली में क्या लोग बिना मास्क के मौजूद नजर नहीं आए? वो तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रैली करने के 2 घंटे बाद जाके टीवी चैनल पे या किसी मीडिया के बीच में जाके वो कोविड के लिए भाषण देते हैं, शिक्षा देते हैं, ये मुझे समझ में कुछ नहीं आया। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि विपक्ष डरा हुआ है राहुल गांधी के वर्चस्व के आगे। ठीक है मंजीत जी, राहुल गांधी रैली के जरिए सीधे सीधे आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, ममता दीदी से सवाल पूछ रहे हैं, रोजगार को लेकर आपने क्या किया, सड़क को लेकर आपने क्या किया, कॉलेज को लेकर आप लोगों ने क्या किया। यानी कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप लोग तो राहुल गांधी की 1 मैन आर्मी पावर से वाकिफ ही नहीं है। देखिएगा आधे चुनाव के बाद ही सही राहुल गांधी क्या कमाल दिखाएंगे कि आप लोगों का नामो निशान नहीं होगा कहीं पर। देखिए राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस का क्या हालत हो चुकी है, कांग्रेस कहां से कहां पहुंच चुकी है। पायदान खिसकते जा रहे हैं हर रोज, बड़े बड़े दिग्गज नेता इनके छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आज ही पंजाब में एक और बड़ा नेता, इनका सबका मंत्री कांग्रेस का, वो छोड़ करके अकाली दल में चला गया है। तो ये इनके राहुल जी के बस की बात नहीं है कि इतनी बड़ी पार्टी को संभाल लेना। वो भी पप्पू है, उसको अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको ट्रेनिंग करवाने वाले राजीव जी नहीं रहे। तो खेद है हमें उनसे, सहानुभूति है राहुल जी से कि जिन्होंने उनको राजनीति की ट्रेनिंग देनी थी वो नहीं रहे। तो उनके आभास में ये राहुल जी बड़े हुए हैं और ये उनको इस चीज का बड़ा घाटा पड़ा है राजीव जी के चले जाने का। अगर राजीव जी होते तो कांग्रेस की हालत इतनी पतली नहीं होती। कांग्रेस हर सूबा हारती नहीं, हर स्टेट में हार नहीं जाती। और अब तो पंजाब में भी कांग्रेस का यही हाल होने वाला है नेक्स्ट इलेक्शन में। यहाँ पे पंजाब में वैसे भी कांग्रेस का पत्ता गोल होने वाला है। तो राहुल जी का कोई इतनी बड़ी कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो तो एक छोटा सा बच्चा जैसे आकर के बड़ों के बीच में आके बोलता है कि मैं भी अब लड़ाई में दूध पी के आया हूं तो मैं आप लोगों को गिरा दूंगा सबको। तो राहुल जी की हालत कुछ ऐसी है, तो इसलिए उनसे हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मोदी जी के बारे में जरूर कुछ कहना चाहता हूं कि जैसे दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई टैगोर नहीं बन जाता। हाँ। दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई टैगोर नहीं बन सकता। तो मोदी जी आप लोगों, बंगाल के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये बंगाल वो बंगाल है जिसने देश की आजादी के लिए यहाँ से सुभाष चंद्र बोस पैदा किए थे। ठीक है, ये वो बंगाल है जो अपनी आजादी, अपने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी कुर्बानी कर गया। ये आपकी चापलूसी और आपकी बेवकूफ, आपकी फेंकू आंखों के आगे कौन नहीं, कौन असल मुद्दों पर बात करे कौन नहीं, इस बात को जांच सके, परख सके, उसके आधार पर वोट करने के लिए पहुंचे। चलिए ठीक है, इसका जवाब सीधे सीधे शर्मा जी से। शर्मा जी बोलिए, क्या आप अब भी बंगाल की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं?
देखिए, कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हम सभी जानते हैं। सबके सब एपीजमेंट की राजनीति करते हैं। सबके सब ने वहां पे जो बहुसंख्यक है उनको दबाने का काम किया है। उन्होंने जो बंगाल की हिस्ट्री है, जो ग्लोरी हिस्ट्री है, जिसमें बड़े बड़े लोग हुए वहां पे, और उन्होंने पूरे भारत की राजनीति को एक दिशा दी, पूरे भारत की राजनीति को उन्होंने लीडरशिप दी। आज दुख से ये कहना पड़ रहा है कि जो बंगाल के लोग हैं वो हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, चाहे वो उद्योग धंधे हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो उद्योग धंधे हो, चाहे वो कृषि हो। किसी भी क्षेत्र में बंगाल आज देश के किसी भी क्षेत्र को लीड नहीं कर पा रहा है, और उसका कारण है वहां पे जो 35 साल से सरकार है वो निकम्मी सरकार है। उन सरकारों ने कुछ नहीं किया। 25 साल तक लेफ्ट ने बंगाल का शोषण किया, बंगाल को पूरी तरीके से बर्बाद किया, और 10 साल से दीदी भी वैसा ही कर रही हैं। दीदी बदलाव की दृष्टि से आई थी, दीदी ने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, लेकिन दीदी उनपे पूरी तरीके से फेल हो गई, और दीदी भी परिवारवाद की राजनीति में फंस गई। जिस परिवारवाद के विरोध में दीदी बोलती थी, बात करती थी, उसी में वो फंसकर रह गई। अब उनको बंगाल की जनता से, बंगाल के लोगों से कोई लेना देना नहीं। वो कोई भी फील्ड ऐसी नहीं गिना सकती जिसमें उन्होंने एक अचीवमेंट दिखाई हो। और तो और उन्होंने जो मोदी जी की अच्छी योजनाएं थी उनको भी बंगाल में लागू नहीं होने दिया। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, पीएम किसान योजना है, इनको भी बंगाल में लागू नहीं होने दिया, ताकि बंगाल की जनता को कम से कम मोदी जी के थ्रू ही लाभ मिल सके। क्योंकि वो उनकी एक छोटी सोच को दिखाता है, उनके डर को दिखाता है कि मोदी जी की योजनाएं बंगाल में आ जाएंगी तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और उनकी सरकार चली जाएगी। एक बात और मैं बता दूं, हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ पे बैठे हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हानि होने वाली है राहुल गांधी के आने से। मैं आपको बता दूं, सम्मान के साथ आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में एक सुनामी है और हम वहां पे जीत रहे हैं। और इसका कारण है कि बंगाल की जनता ने टीएमसी को भी देखा है और वहां पे लेफ्ट और कांग्रेस को भी देखा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक रोड मैप रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने विजन रखा है। राहुल गांधी के आने से हो सकता है कि टीएमसी को कुछ नुकसान हो, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी, अगर राहुल गांधी पहले दिन से आते तो भी हमें कोई फिक्र नहीं थी, आज चौथे चरण के बाद आए हमें तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि हम तो केरला में भी ये कह रहे थे, बंगाल में ये कह रहे थे, तो दो मुंह लोग हैं, इनका तो कोई ईमान धर्म है नहीं। ये अपनी राजनीति के लिए, अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हम क्योंकि सिंसियर हैं और हमने करके दिखाया है कई राज्यों में, और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने एज सीएम भी दिखाया और एज पीएम भी दिखाया है। चलिए ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। जरा हमें ऐसा लगता है अगर नुकसान हुआ तो टीएमसी और इनके खुद के बात कर लेते हैं, वहाँ की मुस्लिम फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं। आनंद जी, आपके पास आते हुए, इन तीनों ही जगहों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में जाहिर सी बात है इन्हें अपने पक्ष में करने के लिए हर एक दल पुरजोर कोशिश करता नजर आएगा। आपको क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति इस समय यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर बात करें मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर की? देखिए, ये कांग्रेस का कई बार ओपन स्टैंड रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि मेरा पहले 4 फेज में मेरे बहुत स्टेक्स नहीं थे, मेरे ज्यादा स्टेक्स लास्ट के 4 फेजेस में है, और वो उनका मुख्य सबका बेसिकली घुमा फिरा के मुस्लिम मतदाता के ऊपर की बात है। बिल्कुल। उसमें 2 चीजें इस समय ध्यान देने वाली हैं कि जो मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रही है वो फैक्ट है, मुस्लिम अपीजमेंट हो सकता, लेकिन ये भी फैक्ट है कि बीजेपी पोलराइजेशन के काफी के एजेंडे के साथ गई है वेस्ट बंगाल में। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को आगे करके उन्होंने अपने एक पोल स्ट्रैटेजी बनाई या चुनावी स्ट्रैटेजी बनाई, उसमें एक धक्का ये लग गया है कि योगी आदित्यनाथ जी को खुद कोविड हो गया है। तो अब वो खुद टेक्निकली भी नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो एफआईआर हो जाएगी। exactly. तो लोग अजीब तरह के लोग हैं, उन्होंने शायद कुछ एक प्रधानमंत्री के ऊपर भी कुछ एक ईव टीजिंग टाइप की कुछ एक एफआईआर कर दी है। तो बंगाल के लोग थोड़े टफ हैं इन सब मामलों में। और मैं उसको इसलिए बता रहा हूँ कि कांग्रेस की प्रायोरिटी में वेस्ट बंगाल कभी था ही नहीं। और वो मैं आपको इसलिए भी ये समझ लीजिए कि वहाँ के इंचार्ज जितिन प्रसाद बनाए गए थे। जितिन प्रसाद को ज्यादातर लोग उनके पिता के नाम से जानते हैं। जितिन प्रसाद की अपनी कोई जमीन नहीं है। 2019 के इलेक्शन में खुद भागे जा रहे थे बीजेपी ज्वाइन करने, तो फिर वापस लाए। तो वो कद्दावर नेता नहीं है। कांग्रेस के पहले 100 की लिस्ट बनाइएगा तो उसमें जितिन प्रसाद का नाम नहीं आएगा। तो ये तय बात है कि कांग्रेस के लिए वेस्ट बंगाल प्रायोरिटी नहीं था। तो अभी एक चीज और हो रही है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसान आंदोलन एजेंडा नहीं बन पाया था वेस्ट बंगाल में, लेकिन कोविड का मिसमैनेजमेंट जरूर एजेंडा बना है। और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एक अमित शाह की जिद होती है ना कि जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा तो नहीं लगाऊंगा। आप अच्छा, अगर किसी ने टोक किया तो मैं और नहीं लगाऊंगा। तो ये जो जिद है, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में भी जिद्दी लोग रहते हैं, तो वो शायद कोविड का मिसमैनेजमेंट धीरे धीरे एजेंडा बनता जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। कौन बना रहा है एजेंडा? खेमचंद शर्मा,
और क्यों बनता जा रहा है? एजेंडा है। आपने देखा किस तरीके से आज भारत ने सबसे ज्यादा तेजी से कोविड वैक्सीनेशन अपने देश में किया है। हमारी जो स्पीड विश्व में सबसे ज्यादा है और हमने करके दिखाया कि 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने वैक्सीनेशन किया है। 2 वैक्सीनेशन अपने देश में डेवलप किए हैं। प्रचुर मात्रा में पूरे देश को वैक्सीनेशन सप्लाई की जा रही है और हमारे यहाँ पे बहुत ही कम समय में पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। हम सभी जानते हैं हमारे देश की जो हालत थी, हमारे जिले जो हॉस्पिटल थे वो एक तरीके से डंप हॉस्पिटल माने जाते थे। आज हर जिले में टेस्टिंग लैब है, हर जिले के हॉस्पिटल्स को आज एम्पावर किया गया है। मोदी जी के अच्छे काम को सब लोग देख रहे हैं। 9 महीने से ज्यादा मोदी जी ने गरीबों को और जो मजदूर लोग हैं उनको खाने की व्यवस्था की। किस तरीके से उन्होंने कोविड काल में सबको सपोर्ट दिया, सब लोगों को फायदा हुआ है, सब लोगों को लाभ हुआ है और वो लाभ और जो फायदा लोगों के दिल तक गया है और लोग समझ रहे हैं कि सर कोरोना इन आंकड़ों से नहीं डरता, कोरोना को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके संक्रमण को कोई फर्क नहीं पड़ता। धरातल पर जो वास्तविक स्थिति है ना, समझिए, उस पर जरा बताइए। और अगर इतनी बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां वहां पर होंगी, अगर खुद गृह मंत्री अमित शाह मास्क नहीं लगाएंगे तो बाकी लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे मास्क लगाने के लिए? लोग सवाल नहीं पूछेंगे क्या? आप हमें कह रहे हैं मास्क लगाने के लिए, पहले आप खुद तो पहनिए। देखिए आपने सवाल कर लिया तो मेरे को बोल लीजिए। देश के प्राइम मिनिस्टर हमेशा हर जगह मास्क लगा के जाते हैं। उनके हाथ में मास्क होता है, वो मुंह पे अगर भीड़ में होते हैं, 4 लोगों के बीच में होते हैं तो मास्क लगाए हुए होते हैं। आप उनके विजुअल्स देख लीजिए, कहीं भी आप प्राइम मिनिस्टर को बिना मास्क के नहीं पाएंगे। वो मंच पे जाते हैं, जब मंच पे सब लोग उनसे दूर रहते हैं, कई मीटर दूर रहते हैं, जब वो मास्क हटाते हैं। इसका मतलब जब देश के सरताज अब मास्क लगा रहे हैं, बार बार वो अपील कर रहे हैं, जनता उनको देख रही है, जनता उनको फॉलो कर रही है और उन्होंने जनता की भलाई के लिए हर कदम उठाया। उन्होंने वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड किए, फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए। ये वैक्सीनेशन ड्राइव विश्व में सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है। ऐसा ना हुआ ना होगा। कांग्रेस का राज होता, अभी तक हर जगह हाहाकार होती, हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे होते, हमारा जो कैपिटल है, हमारी जो पैसा है, हमारी जो संपत्ति है विदेशों में जा रही होती। आज विदेश हमसे ले रहे हैं, हम विदेशों से चीजों को नहीं ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोगों को इससे छाती चौड़ी हो रही है, लोगों को इससे प्राउड फील हो रहा है। और लोग जानते हैं, बंगाली लोग विदेशों में भी रहते हैं, वो देख रहे हैं वहाँ पे क्या हालत है, वहाँ पे संसाधन अधिक होते हुए भी वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए। जितनी स्थिति उन प्रवासी बंगाली मजदूरों की वो तस्वीरें याद है जब उन्हें उस समय सबसे ज्यादा किसी मदद की दरकार की जरूरत थी, लेकिन उन तक कोई मदद नहीं पहुंची मैडम। जिसके बाद वो केंद्र सरकार के द्वारा किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर होते नजर आए। ये कहना लोगों की जान चली गई और आज आप लोग वहां जाकर कहेंगे कि हमें आप लोगों की इतनी चिंता है कि आप आपकी बात पर विश्वास करेंगे? आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। लोगों को फायदा पहुंचा है। ट्रेन चलाने वाली केंद्र सरकार थी, फ्री में जो लोगों को पहुंचाने वाली गंतव्य स्थान तक केंद्र सरकार थी, 9 महीने तक भोजन देने वाली केंद्र सरकार थी, फ्री में माताओं को गैस सिलेंडर देने वाली केंद्र सरकार थी, फ्री में वैक्सीनेशन देने वाली केंद्र सरकार है। राज्य सरकार को अगर मिसमैनेजमेंट है तो उसके लिए लोग केंद्र सरकार को, मोदी जी को दोषी नहीं मानते। अगर महाराष्ट्र दुष्प्रचार करके अपने यहाँ से प्रवासी मजदूरों को भगाता है तो उसके लिए लोग मोदी जी को दोषी नहीं ठहराते। अगर दीदी अपने प्रवासी मजदूरों की उसके लिए लोग समझदार हैं। खेमचंद्र जी, टेक्निकल एरर की वजह से आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास, तब तक हम आपका ये एरर ठीक कराते हैं। टेक्निकल कुछ एरर इसमें इस समय अभी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। अभी आवाज आ रही है सर, आ रही है। अभी आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि राज्यों की परेशानी को लोग मोदी जी पे डालने वाले नहीं है। लोग जानते हैं कि मोदी जी अपनी ओर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गलतियां की हैं, अभी भी वो गलतियां कर रहे हैं। अगर वो सुधार करेंगे तो अच्छी बात है, तेजी से काम हो पाएगा। लेकिन मोदी जी को लोग दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे डबल स्पीड से काम किया है और वो लगातार अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है मंजीत जी, आपका आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। अब फिलहाल बंगाल की सियासत में राहुल गांधी के आने के बाद आप लोगों की जो फाइट सीधे तौर पर बीजेपी से होती हुई नजर आ रही थी, अब राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं। वो भी आपको ललकार रहे हैं, आपके काम का हिसाब किताब मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितने आश्वस्त है आप अब अपनी जीत को लेकर, बंगाल की जनता के दिलों में आपके प्यार को लेकर?
देखिए 200 से ज्यादा सीटों के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं। पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि 200 के पार होगा, 203 हो जाए, 205 हो जाए, 200 के पार हमारी सरकार बन रही है पश्चिमी बंगाल में। और जो वो एक होता है ना कि जो राहुल जी हैं उनके आने से हमें कैसा फर्क पड़ने वाला है कि वो कुछ उसको बयान नहीं किया जा सकता। मैं पहले बहुत बोल चुका हूं उनके बारे में, ज्यादा बोलना नहीं चाहता, कहीं बेचारे आहत ना हो जाए मेरी बातों से और कोई बुरा ना मान जाए और कहीं बीमार ना पड़ जाए राहुल जी, इसलिए मैं कुछ उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। वो बच्चा है, राहुल अभी देश का बच्चा है, उसको समझाने की जरूरत है, उसमें हमें देश का भविष्य नजर आता है, लेकिन वो बहुत देर बाद की बात है, तब तक उसको तैयार होना पड़ेगा। तो ये बात है। लेकिन मोदी जी की जो अभी आपने बात की है कि आप लोगों को ललकारते हुए सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने यानी कि ममता दीदी ने पिछले 10 सालों में यहाँ बंगाल की जनता के लिए किया तो क्या किया, अगर कुछ किया तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, तो उसका तो जवाब आप देंगे ना। राहुल गांधी को आप कुछ भी समझते हो, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। शिल्पा जी, हाँ जवाब दे रहा हूँ शिल्पा जी। मैंने एक बार जॉन सिन्हा को एक बार बोला था कि मेरे साथ आके दंगल करे, मेरे साथ वो मैदान में रिंग में उतरे, मैं उसको पछाड़ दूंगा। तो बेचारे अब वो आया ही नहीं, जॉन सिन्हा नहीं आया तो जॉन सिन्हा डर गया ना मुझसे, इसलिए नहीं आया होगा। तो राहुल जी की हालात बिल्कुल ऐसी है, राहुल अपना सियासी जीवन उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े लीडरों को जाकर के, बड़े बड़े लोगों के साथ मैं जाकर के दंगल लड़ने की बात करूं, उनको हुंकार भरूं, तो शायद मेरा कहीं बात बन जाए कांग्रेस में, मुझे प्रधान की बात पे ले लिया जाए। तो इस चक्कर इस फिराक में है और इसके अलावा कुछ नहीं है। पीएम केयर फंड के नाम पे मोदी जी के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं कि पीएम केयर फंड के बारे में मोदी जी ने अभी तक आरटीआई से बाहर रखा है उसको, उसके बारे में भी बता दें कि कितना फंड आया था और कोरोना के लिए लोगों को कितना वितरित किया गया। चलिए ठीक है, ये भी बता दें मोदी जी। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वाले सभी मित्र कोई बताना चाहे तो आखिरी कमेंट राहुल गांधी को लेकर विपक्षी दल क्या सोच रहे हैं वो तो आपने सुन ही लिया होगा। कह रहे हैं कि भाई आप लोग ख्याली पुलाव पकाते रहिए, हम लोग नीचे ही नीचे काम कर जाएंगे, बंगाल की जनता हमारे साथ है। हाँ मैंने सुना तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये शायद 200 से ज्यादा सीटें जीत के आएंगे। शायद ये भूल रहे हैं कि इनके कई सारे विधायक और कितने सारे नेता अभी रिसेंटली बहुत कुछ दिन पहले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो इन्हें ये चीज एहसास होना चाहिए कि शायद वो 200 का आंकड़ा पहले ही, जो 2016 में उनका 200 का आंकड़ा रहा होगा, तो वो पहले ही बहुत नीचे आ चुका है, वो 150 से भी नीचे जा चुका है लगभग। और रही बात 2019 के चुनाव में भी इनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। चलिए अब उस प्रदर्शन को इनको सुधारना पड़ेगा, जैसे कि सुधारेंगे ठीक है, अच्छी बात है। जो बोला सही बात है। अभी बात कर रहे थे पीएम केयर फंड की, भाई साहब शायद आपको नहीं मालूम, हाँ मोदी जी से ये सवाल है, भाजपा के प्रवक्ता से मेरा भी सवाल है, पीएम केयर फंड को अभी भी आरटीआई से के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से शर्मा जी, आपका आखिरी कमेंट और जवाब भी दीजिएगा जल्दी से सर। गांधी परिवार की तरह फंड नहीं है जिसमें गांधी परिवार के लोग ही मेंबर रहते हैं और उनकी जो अथॉरिटी है या उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो नो क्वेश्चनेबल होती है। पीएम केयर फंड में सरकारी लोग हैं, सरकारी व्यवस्था है, सेवा के लिए बनाया गया है। आपने कोई फंड में कंट्रीब्यूशन तो किया नहीं, लेकिन अनर्गल बातें कर रहे हैं। आपने कंट्रीब्यूशन किया हो, आपकी पार्टी ने कंट्रीब्यूशन किया हो तो आप बताओ। उससे वेंटिलेटर खरीदे जा रहे हैं, सेवा के कार्य लगातार हो रहे हैं और उसको कभी भी कोई भी सरकार आके पूरी तरीके से खंगाल सकती है, ऑडिट करवा सकती है, उसमें कोई परेशानी नहीं। सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी लोग ही उसके मेंबर हैं, कोई प्राइवेट व्यक्ति उसका मेंबर नहीं है। हम सभी जानते हैं, पहले भी हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हुआ करता था और जिसके मेंबर एक परिवार के लोग, एक पार्टी की अध्यक्षा हमेशा रही, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो आप ना बोलें तो ही अच्छा है। पीएम केयर फंड बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उसमें कोई सवाल नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य से वो बनाया गया उसी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, आनंद रंजन जी आपका आखिरी कमेंट, बंगाल की सियासत अब आगे अगले 4 चरणों में किस तरफ आगे बढ़ती हुई, कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे अब नजर आ रहे हैं जो अब उठेंगे? मेरे हिसाब से सबसे अहम मुद्दा आज बंगाली के लिए नहीं, देश के लिए कोविड है। हाँ। और उसके लिए मैं जरा अपने केमचंद शर्मा जी की कुछ एक जानकारी बढ़ा दूं, जो वो बता रहे हैं कि 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने वो किया है। पहली चीज ये है कि देश में हर स्टेट में कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कि किसको कितने वैक्सीन जाएंगे। हाँ।
11 करोड़ 40 लाख करीब लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन वो नंबर्स हैं। अभी जो डबल डोज मिली है करीब 1.5 करोड़ लोगों को केवल मिली है। पिछले 3 महीने में अगर हमने 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन कर पाए हैं 2 चरण का, तो उसकी पूरा प्रोटोकॉल है। तो आप सोच सकते हैं कि कब हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। दूसरा, कि देश के पहले 5 प्रदेश हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र 1 करोड़ के ऊपर, नंबर 2 पे राजस्थान 1 करोड़ के ऊपर, नंबर 3 और 4 पे गुजरात और उत्तर प्रदेश है। गुजरात में भी 97 लाख, उत्तर प्रदेश में भी 97 लाख, इतनी ही वैक्सीन दी गई है। गुजरात की पॉपुलेशन 6 करोड़, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 24 करोड़। जो इस तरह का भेदभाव बीजेपी अपने ही स्टेट में कर रही है, क्योंकि वही उत्तर प्रदेश महज बड़े बड़े आंकड़े दिखा देने से, बता देने से, अपनी उपलब्धियां गिनवा देने से कुछ नहीं होने वाला है। इस तरफ भी बीजेपी को ध्यान देना होगा, केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने अब जिस तरह से यहाँ हुंकार भरी है, ममता बनर्जी से बहुत सारे सवाल किए हैं, इसके अलावा बीजेपी को, पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। देखने वाली बात होगी कि बंगाल की जनता के दिल में किस हद तक वो अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए जगह बना पाते हैं। उसका नतीजा भी 2 मई को ही सामने आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।